नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग मैथ्स की पीवाईक्यूज हल कर रहे हैं और किताब से ही सवालों को हम लोग सीधा सीधा ले रहे हैं। जो गणित की किताब आप लोग पढ़ते हैं हमारी, उसी किताब से ही सीधा सीधा सवालों को लिया जा रहा है और सीधा प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये वही सवाल है जो कि आपकी 1.0, 2.0 और 3.0 की परीक्षा पर बेस्ड थे, जो परीक्षा में थे और परीक्षा से सीधा रिलेटेड थे, रिलेवेंट हैं। मैंने इस तरह की एक एक्टिविटी, जो छोटी छोटी एक्टिविटी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके लिए स्टार्ट करी है और आप उस पर रेगुलर वर्क भी कर रहे हैं, रेगुलर उसमें जुड़े भी हुए हैं और आगे भी जुड़े रहें। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस कनेक्टिविटी में मैं आपको रेगुलर बिहाफ पर शामिल कर सकूँ। आपकी तैयारियों में जो मुझसे हो सके वो मतलब मैं वो योगदान दे सकूँ। मैं सीधा बढ़ता हूँ सवालों पर। सवाल गणित की किताब से, तो गणित की किताब का लुक आप देख लीजिए। इस प्रकार से ये आपकी किताब है, जो आपके पास भी होगी या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल भी होगी। अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो आप इसको ले भी सकते हैं। हम लोग अब सीधा सवालों पर आते हैं। पहला सवाल मैं लेने चल रहा हूँ, जो बीपीएससी जूनियर 2024 का सवाल है। अगर यह 2024 का है तो टीआरई यह 3.0 का है। हम 4.0 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए इस तरह के सवालों के पैटर्न को समझना, इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का उपयोग आप जान लो कि अगर हम प्राइमरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हमको करनी चाहिए, तब भी हमें तैयार करना चाहिए। समांतर श्रेणी का हमें तीसरा पद पता है, हमें 7वां पद पता है, हमसे 17वां पद 17th टर्म पूछ रहा है। आइए इस सवाल को हल करते, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। कभी भी कोई समांतर श्रेणी है तो उसके पदों को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, ये फर्स्ट टर्म है, आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला पद है। और इसमें एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, जिसको हिंदी में कहते हैं। और समांतर श्रेणी तभी वो बनती है जब सार्वंतर होता है, जब हर पद के बीच का अंतर समान होता है, तभी वह समांतर श्रेणी बनती है। तो सार्वंतर जो होगा, सार्वंतर, वो आपका कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है। एक एक पद के बीच में डी का डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। हर पद के बीच का जो डिफरेंस आपको दिखेगा। इसमें एक बात आप दिमाग में रखिएगा, समांतर श्रेणी का अगर पहला पद, देखिए फर्स्ट अगर आपके पास ए है, सेकंड आपने देखा कि ए प्लस डी है, ए प्लस डी है, डी का मतलब 1 इंटू डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d है, 2 इंटू डी है। ऐसे ही अगर nth टर्म पर हम लोग पहुंचेंगे, nth टर्म आपका क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जिस पोजीशन पर आपको जाना है, n से n को, मतलब वो पोजीशन n ही होगी, उसमें से एक घटाकर d से मल्टीप्लाई करिए और a जोड़ दीजिए, तो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द tn। यही आपका tn है, करेक्ट है। अब जैसे समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा? थर्ड टर्म तीसरा पद होगा, a प्लस 2d होगा, करेक्ट है। जो आपको दिया है कितना? आपको दिया है 5। और हमको समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया है, तो 7वां पद कितना हो जाएगा बताइए? 7th टर्म आपका हो जाएगा a प्लस 6d इजिकल टू कितना दिया है? a प्लस 6d दिया है 9, ठीक है। 7वां पद हो गया। आपसे 17वां पद पूछ रहा है, 17th टर्म। तो 17th टर्म कितना होगा? a प्लस 16d। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो पहला और दूसरा, अगर आप इसको फॉलो कर लें, इससे a और d का मान निकाल करके इसमें लाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको डायरेक्ट 17 टर्म पता चल जाएगा। a प्लस 2d जो आपको दिया है 5 और a प्लस 6d जो आपको दिया है 9। यहाँ से हम क्या करें? माइनस करें, माइनस से ख़त्म ही हो गया। माइनस 4d है बराबर 9 से 5 निकला 4, माइनस खत्म, तो ये खत्म, d बराबर 1 हो गया। d का मान उठा के कहीं सब्स्टिट्यूट पहले में दूसरे में कहीं कर दें, a प्लस 2 इंटू डी मतलब 1 बराबर 5 है, a बराबर आपका 3 होगा। a का मान 3 हो गया, d का मान 1 हो गया। जो हमको करना है a प्लस 16d, ठीक है। a की जगह 3 रखें, 16 गुणे 1 कर दें, तो 16 3 कितना होता है बताएं? 19 होता है। और 19 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि 17th टर्म होता है। आपको एपी में योग भी पढ़ना है, आपको एपी में पदों की पोजीशन डिसाइड करने को पढ़ना है, आपको एचपीवीसी से रिलेट करके पढ़ना है, आपको जीपी भी पढ़ना है। अगर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी कुछ आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत है। पहला सवाल डन करते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सवाल है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप सबसे पहले तो पूर्णांक जान लीजिए, -∞ सो वन, -2, -1, 0, 1, 2 सो वन, इस तरह से बढ़ते गए। अगर वह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो आप कहाँ से शुरू करने को कह रहा है? यह 1 से शुरू करने को कह रहा है। और 1 से शुरू होगा तो सबकी सब नंबर्स आपकी नेचुरल नंबर कहलाएंगी।
ठीक है। अगर धनात्मक पूर्णांक कोई बोलेगा तो उसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए एक स्टेटमेंट दिया है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n अपवर्त्य है। देखिए अपवर्त और अपवर्तक, अपवर्त मतलब होता है गुणज, क्या होता है गुणज, गुणज का मतलब जो हमारे पहाड़े में आता है, और अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड जिसके पहाड़े में हम आते हैं। यह सवाल बीपीएससी जूनियर का है 2023 का, मतलब 2.0 का। अब 2.0 का सवाल है तो स्टैंडर्ड इसमें ठीक ठाक था 2.0 में, बल्कि जो हमारा 3.0 था वो इजी था, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इसमें किसका अपवर्त्य है, किसका गुणज है। इसके लिए हम n का मान रख रख करके इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने n की जगह पर 1 पुट किया, n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 41 की पावर 1 होगा और 14 की पावर भी 1 होगा, तो 41 माइनस 14 होगा। घटा के देखिए 11 से 4 7 होता है, 3 से 27 हो गया। अब 27 यहाँ पर साफ साफ कटता, मतलब 27 को चेक करिए क्योंकि 27 से कटना चाहिए। अब आप चाहे 2 रख के देखिए, 3 रख कर देखिए, 27 से जरूर कटेगा। इसलिए इसमें बिना किसी डाउट के आप लोग सी ऑप्शन लगाएं, 27 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग को कंफर्म करना चाहिए। तो ऐसे सवालों पर आपका फोकस रहे, आप कंफर्म कर सके, कोई डाउट ना रहे, तो सीख लीजिए, समझ लीजिए आप सभी लोग। अगले सवाल पर आइए। एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को हम 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ये जूनियर 2024 अर्थात 3.0 का सवाल है, करेक्ट है। आइए सवाल को समझिए। सबसे पहले हमसे कहा एक नंबर है, ठीक है। उस नंबर को हम 342 से जब भाग दे रहे थे तो बार पता नहीं क्या जा रहा था, हमको नहीं पता है, मान लो x जा रहा था। शेषफल कितना आ रहा था, 47 आ रहा था, ये रिमाइंडर आ रहा था। अब कह रहा है कि हमें उसी संख्या को, मतलब इसी नंबर को भाग देना है 19 से, और तब बताना है शेषफल क्या होगा। इसके लिए पहले एक दिमाग में सेट करिए प्रोसेस। कभी भी जैसे इस मान को आप क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, भाजक मतलब डिवीजर, और इसे हम लोग कहते हैं भागफल मतलब कोसेंट, और फाइनली इसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। इस स्थिति में आप लिखिए कि डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब 342 गुणे भागफल मतलब x प्लस शेषफल मतलब r। ये आपका नंबर बन गया। अब कह रहा है इस नंबर को, ध्यान से देखिए कि इस नंबर को जब मैं 342 से भाग दे रहा था तो 47 शेषफल आ रहा था। अब इसी नंबर को हमें किससे भाग देना है, 19 से। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या 342 x प्लस r की जगह पर 47 है। अगर मैं 19 से भाग करूँ तो शेषफल क्या आएगा। अब आप देखो तो यह नंबर, हम लोग शेषफल चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह के डिसीजंस या इस तरह के स्टेटमेंट दिखाए जाते हैं। 2 पार्ट में नंबर ब्रेक हो गया। 19 से काट के देखिए, 19 1 के 19, 19 से अब 2 बार तो जाने की ज़रूरत नहीं है। 19 15 ना, 15 34 होता है, और 19 70 मतलब यहाँ पर 19 कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो यह पूरी तरह से 19 से कट जाएगा। जो 342 है पूरी तरह से 19 से कट जाएगा। ये ख़त्म ही कर दीजिए, 0 शेषफल हो गया, बचा केवल 47। 19 दूना 38, 9 47, तो मतलब रिमाइंडर कितना आना है, 9 आना है। यहाँ पर 9 बी ऑप्शन में है भी। देखिए ऐसे सवाल जब आपको फेस करने हो तो देखिए पहला भाजक कौन था, 342, दूसरा भाजक कौन है, 19 है। पहले भाजक ने जब नंबर को भाग दिया तो शेषफल कितना दे दिया, 47। दूसरा भाजक करेगा तो पहले ही भाजक को भाग किया, शेषफल 0 आया। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे भाजक को, उसने शेषफल को जब भाग किया तो सीधा सीधा 19 दूना 38, 9 47 डायरेक्ट कर सकते थे, तो ज़रूरत नहीं थी। बट इसको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या होता है और पैटर्न का उपयोग कैसे करते हैं। अगले सवाल पर आइए। बीपीएससी जूनियर 2024 अर्थात टीआरई 3.0 का सवाल है। सवाल कंफ्यूज करता है, डाउट क्रिएट करता है। आप देखिए कैसे आया। x का मान हमको दिया है कितना, 3/2 की पावर 2 है, गुणे 2/3 है की पावर -4 है, करेक्ट है। ये x का मान है। अब हमसे पूछा x की पावर -2 बताओ क्या होगा। x की पावर -2 के लिए हमारे पास x तो हो, और x है तो, बट कन्फ्यूजन थोड़ा सा दिया है। कुछ बातें आपको पता हो कि जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब बेसिस सेम है, और प्रोडक्ट है तो पावर ऐड हो जाती हैं। प्रोडक्ट है और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि बेसिस सेम नहीं है, कि हैं, आप सोचो, हैं लेकिन रेसिप्रोकल होकर हैं। और एक बात और दिमाग में रखिए, अगर a की पावर m है, हम इसे 1 की बटा a की पावर -n कर सकते हैं। चलिए अगर a भी नहीं समझ में आता है, a बटा b की पावर अगर हमारे पास n है तो मैं इसे b बटा a की पावर -n कर सकता हूँ। अब हो गया ना। सेम काम यहाँ भी आप कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप इसका उल्टा कर दें आपको a मिल जाएगा, या इसका उल्टा कर दें a मिल जाएगा। तो अच्छा है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएं
तो 3/2 ही रहने दें, ठीक है। इसकी पावर हम 2 ऐसे रखें और यहाँ पर भी हम इसको 3/2 कर दें, बट जो -4 था वो कितना हो जाएगा बताएं, +4 हो जाएगा। अब बेसेस सेम हो गए, तो पावर को आप क्या कर सकते हैं, एक ही बेस पर 3/2 लिखिए और पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान 3/2 की पावर 6 हो गया। इसको ऐसे रहने दीजिए। आपसे सवाल में कहा x की पावर -2 बनाओ, हमें क्या करना है भाई, x की पावर -2 करना है। तो x का मान तो आ ही चुका है, हमें x की पावर -2 लाना है। तो कैसे ला पाऊंगा -2, उसको समझिएगा। मैं लिख रहा हूँ x की पावर -2, समझ रहे मेरी बातों को। अगर x की पावर -2 इसने बोला तो आप यहाँ पर भी -2 बना सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, यह 3/2 है, यस है, हम -2 लिख दें, करेक्ट है, लिख दिया। -2 लिख दिया, यहाँ पर 6 था। ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर आपका क्या हो जाए बताइए, ये -2 ही रह जाए। मतलब कुछ हमको ऐसा प्लान करना पड़ेगा। जब मैंने इधर -2 किया तो इधर भी -2 किया, इसका मतलब है 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब क्या ऑप्शंस में कहीं पर है, नहीं है 3/2 की पावर -12। बट एक डाउट है, समझिए उसको। डाउट ये है कि ऑप्शन में एक से अधिक, भाई इसी को जो आपने 3/2 की पावर -12 लिखा है, मैं इसी को लिख सकता हूँ 2/3 की पावर +12। उल्टा कर दीजिए, 2/3 की पावर +12 भी तो है। मतलब इसी उत्तर को आप ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं और ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं, दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो आपको इसमें डी लगाना पड़ेगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर इधर उधर में आंसर लगा दिए होंगे, लेकिन रियली इसका आंसर आपका दोनों ऑप्शन होगा, अर्थात बी भी होगा, सी भी होगा। तो बी और सी दोनों आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको डी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लगा के आओगे तभी यह सही उत्तर आपके सामने आपको मिलेगा, इसका सही नंबर आपको प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी लोग, सीरियसली इसको समझिएगा। अगले सवाल पर आता हूँ लेकर। सवाल क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक निश्चित प्रयोग में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। बीपीएससी जूनियर 2023 अर्थात 2.0 का सवाल है। अब जैसे 2.5 है, मतलब जो दर है, जैसे सतत का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहली बार भी 2.5% से बढ़ा, फिर 2.5% की रेट से बढ़ा, इस प्रकार से 2.5% की रेट से लगातार बढ़ रही है। तो 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और जाएगा। 25 एक के 25 होता है, 25 100 के 100, अर्थात यह 1/40 होगा। सुनिए, अब स्थिति ये है कि इनिशियल अर्थात प्रारंभिक स्थिति ए है और न्यू ए है। मतलब 40 था, 40 में 1 जुड़कर 41 हुआ, फिर 40 में 1 जुड़कर 41 हुआ। तो 2 ही घंटे के बाद हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1600 से यह बढ़ करके 1681 हो गया। 1600 से बढ़कर 1681 हो गया। प्रारंभ में यह जो पॉपुलेशन थी, जीवाणुओं की संख्या थी, वो 5,12,000 थी। 5,12,000 थी। 1681 का मान हमको बताना है कितना हो जाएगा। अब इससे पहले इसको खत्म करते, देखिए खत्म हो गया। 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 16 3 48 होता है, 16 दूना 32, ये 320 हो गया। 320 का गुणा इससे कर दें, मतलब 1681 में आप 320 का गुणा कर दो, एक जीरो बढ़ गया। और ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर हम इसका मल्टीप्लिकेशन डन कर लें। 32 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। देखिए एक जीरो बढ़ा, 32 1 के 32 के 2 हासिल 3 होता है। 32 8, यहीं से हम कंफर्म कर लेंगे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 32 8 दूना 16, 8 3 24 1 25, 256 होता है। 256 में 3 जोड़ेंगे तो 259 होगा, 9 आएगा। तो 9 के साथ अगर चलें, 9 2 0, 9 6 0, मतलब इस पर हम जा सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें ये रहता है, और यहाँ भी 9 2 0 है, तो एक डाउट तो अभी बनी रहा है। अभी इसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, 32। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 259, 25 अभी हासिल बना हुआ है। 32 छक्के 6 दूना 12 होता है, 6 3 18 19, 192 होता है। 25 और जोड़ दें तो 5 2 7, 9 2 11, 1 2 17, मतलब यहाँ 7 हो गया, 21 हासिल बना। तो 7 में कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर। मतलब ये तो खत्म हो गया। अब ये ले देकर यही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसी को लेकर नहीं, अभी ये तो खत्म था, पहले ही नहीं था, ये था पहला वास्तव, ठीक है। 7 पहुँच चुके हैं। 32 1 के 32 होता है। 32 में अगर 21 जोड़ दें, 21 ही हासिल था ना, 32 में अगर 21 जोड़ देते हैं, ये देखिए 32 में 21 जोड़ दिया तो 3 और 5 53 हो गया। तो सही थे 53 79 0, 53 79 0 पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन ए है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 53 79 20, मतलब कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, सतत का प्रोसेस देखना पड़ेगा, और इस कनेक्टिविटी को आप अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आप आराम से सवाल का सोल्यूशन कर भी सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दें
यह अनुपात 3:5 हो जाए। बीपीएससी जूनियर 2024 अर्थात 3.0 का सवाल है। आइए इस सवाल को ध्यान दीजिए, ऐसे मिश्रण के सवाल आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस पैटर्न को खूब अच्छे से ध्यान से समझिए आप सभी लोग। सबसे पहले हमारे पास 64 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध है और पानी है, ठीक है। और इसमें दूध और पानी की जो मात्रा है वो है 5:3 में, मतलब दूध का भाग ज़्यादा है, पानी का भाग कम है। जो दुकानदार है या बेसिकली जो दूध विक्रेता है, वह कहता है, वह चाह रहा है कि इसमें जो है पानी बढ़ा दे। पानी वह ऐसा बढ़ाए कि यह रेशियो 3:5 का हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, दूध की मात्रा कम हो जाए, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए। इसके लिए उसने पानी बढ़ाने का निर्णय लिया। बट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कितना बढ़ाएगा। इसका एक ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि आप 64 लीटर टोटल देख रहे हैं और रेशियो कितना है 5 और 3 का, ठीक है। हम इसको माने 5x और इसको माने 3x, दूध का भाग हो गया और ये वाटर का भाग, पानी का भाग हो गया। 5 3 जोड़ दीजिए तो कितना होता है 8x। 8x बराबर अगर हम 64 कर दें तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 हो गया। तो दूध की मात्रा हो जाएगी 40 लीटर और पानी की मात्रा हो जाएगी 24 लीटर। अब हम क्या करें कि दूध को एज इट इज रहने दें, दूध में कोई वृद्धि नहीं, बट पानी को हम ऐसा बढ़ा रहे हैं कि यह जो रेशियो था वो 3 और 5 का हो जाए। अब इसको हल कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x का डायरेक्ट मान आएगा और वही उत्तर होगा। बट ऐसा हम नहीं चाहते कि आप करिए, हम चाहते कुछ ऐसा कि आप रेशियो पर ही रहिए। आप बढ़ा क्या रहे हैं सोचिए, पानी। ऐसे के लिए जब पानी बढ़ा रहे दूध में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। क्या दूध का मान सेम है रेशियो में? नहीं है। तो दूध को सेम करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे सुनिए। आप लोग क्या करो कि इसको 3 से गुणा करो और इसको 5 से करो। अब देखो 3 5 15, 5 3 15, इससे दोनों बराबर है। 3 5 15 हुआ, 3 3 9, 5 3 15 हुआ, 5 3 5 5 25 हुआ। रेशियो बदल गया, जो दिया था उससे चेंज हो गया। दूध की मात्रा सेम रह गई, हाँ रह गई। पानी की मात्रा में परिवर्तन कितना बढ़ा, 16 9 25, 16 बढ़ा। इसी 16 का मान आपको बताना है। अब मान पर चलिए क्या अवेलेबल है 64 लीटर। कब अवेलेबल है? जब यह रेशियो कितना था 5 और 3 था, जिसको हमने परिवर्तित करके 5 15 और 9 कर दिया। तो 15 9 जुड़ करके 24 होता है। 24 बराबर आप 64 कर दें और निकालना कितने का मान है, जो पानी बढ़ा है 16, 16 का मान क्या होगा। इसको क्रॉस हल करके आंसर बताइए कितना होने वाला है। 8 3 24 होता है, 8 8 64 होता है, 16 8 128 होता है। 128 बटा आप 3 करें, कटेंगे नहीं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 42 सही 2/3 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के यह रेशियो आप अचीव कर पाएंगे। 42 सही 2/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, सही उत्तर आपके सामने है। आशा करता हूँ पूरा सेशन, पूरे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी सवालों की इस तरह की कनेक्टिविटी के लिए आप रेगुलर बिहाफ पर जुड़े रहें, सवालों को देखते रहें, पढ़ते रहें। कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताते रहें। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन को आप स्पष्ट करेंगे तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और नए हैं तो जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। बैस के इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी आपके साथ बनी रहे और टीआरई के लिए जो हमारे प्रयास है आगे आपको हम उसमें शामिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।